हेलो इंजीनियर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यूनिट 2 के लेक्चर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू एक्सियल फोर्स एंड सेल्फ वेट ऑफ टेपर्ड सेक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द कंपोजिट सेक्शन अंडर एक्सियल लोडिंग, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एनालिसिस ऑफ यूनिफॉर्मली टैपिंग सर्कुलर रोड। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कंसिडर सर्कुलर बार यूनिफॉर्मली tapering from diameter from the D1 at one end one end to a diameter D2 at the other end। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम लोग एक सर्कुलर यूनिफॉर्मली टैपिंग रॉड लिए हैं जिसका डायमीटर D1 है एक साइड में, और एक साइड में हमारा D2 है, और इसका जो है डायमीटर ऐसे घट रहा है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग इसमें एक फोर्स P लगा दी है। ठीक है, तो लेट P is the axial tensile load on the bar, और L हमारा टोटल लेंथ ऑफ द बार है। E is equals to Young's modulus of the material। तो आगे हम लोग कंसिडर करते हैं। नाउ कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx at a distance x from the left end। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक dx एलिमेंट को चूज कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट हैंड से x डिस्टेंस पर है। ठीक है, और मान लेते हैं लेट द डाया एट दिस सेक्शन, डाया ऑफ बार, ठीक है, ऑफ बार एट दिस सेक्शन हमारा कितना है, dx मान लेते हैं इसको, कैपिटल dx। ठीक है, तो हमारा जो dx है वो क्या हो जाएगा, तो देन dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस d1 d2 अपॉन में l इंटू एक्स। तो ये आया कहाँ से? ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको। हमारा जो डायमीटर है वो d1 से d2 चेंज हो रहा है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, तो हमारा l डिस्टेंस पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज जो हो गया हमारा ये आएगा, और इसी को अगर हम लोग x से इंटू कर लेंगे तो x से इंटू करने पे हमारा पता चल जाएगा कि इस डिस्टेंस पे कितना है हमारा डायमीटर। ठीक है, dx डिस्टेंस पे, और हम लोग d1 से माइनस करके dx की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, लेट d1 माइनस d2 बाय l को हम लोग k मान लेते हैं। देन जो हमारा dx का वैल्यू है वो अब चेंज होकर के क्या हो जाएगा, d1 माइनस kx। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार एट दिस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाय 4 dx का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई बाय 4 d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। नाउ द स्ट्रेस एट दिस सेक्शन, द स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू लोड अपॉन में ए एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा पी अपॉन में हमारा पाई बाय 4 और d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। तो यही हो जाएगा हमारा 4p अपॉन में पाई d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर।
ऑल्सो अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन एट ई एक्स क्या हो जाएगा हमारा इन द स्मॉल एलिमेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैन बी एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में ई। तो सिग्मा एक्स का वैल्यू हमारा आया था 4p अपॉन में, ये हो जाएगा हमारा पाई ई d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो एक्सटेंशन ऑफ द स्मॉल एलिमेंटल लेंथ dx, ये जो हो जाएगा हमारा स्ट्रेन इंटू dx हो जाएगी। तो 4p अपॉन में पाई ई d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, और इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा टोटल इलोंगेशन निकल जाएगा। ठीक है, निकालते हैं हम लोग। तो टोटल इलोंगेशन, ये जो dl है वो हो जाएगा 0 टू l हमारा 4p dx अपॉन में पाई e, और ये हो जाएगा d1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। तो 4p बाई पाई e हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और d1 माइनस के एक्स पे पावर -2 dx। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4p अपॉन में पाई e इंटीग्रेशन 0 टू l, क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे माइनस के से मल्टीप्लाई और माइनस के से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ डिवाइड कर देने पे क्या हो जाएगा हमारा, जब इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा ऐसा कुछ, और d1 माइनस के एक्स पे पावर -1 0 टू l, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा पाई ई के 1 अपॉन में d1 माइनस के एल -1 अपॉन में d1 माइनस के इंटू 0, के इंटू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 4p अपॉन में पाई ए के 1 बाई d1 माइनस के एल -1 बाई d1। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे कुछ k का वैल्यू को अज्यूम करे थे, ये इसको अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेंगे इस इक्वेशन में, ऑन सब्सटीट्यूटिंग k इज इक्वल टू d1 माइनस d2 बाई l, हम लोग जो है टोटल एलोंगेशन dl का वैल्यू कुछ ऐसा निकाल सकेंगे 4pl अपॉन में पाई e d1 d2। ठीक है, आप लोग इस इक्वेशन में k का वैल्यू को पुट करिएगा और सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा। और एक बात इसमें नोट, क्या कि अगर इफ रॉड इज ऑफ यूनिफॉर्म डाया रॉड इज ऑफ यूनिफॉर्म डायामीटर, देन जो हमारा d1 जो है वो d2 के बराबर हो जाएगा, और ये d के बराबर मान लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो टोटल एलोंगेशन dl है, ऐसा कुछ dl है वो 4pl अपॉन में पाई ई डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि अ रॉड which tapers uniformly from 40 mm dia to 20 mm dia in a length of 400 mm is subjected to an axial load of 5000 Newton, और यहाँ पे E का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, बोलता है कि एक्सटेंशन ऑफ रॉड निकालो। ठीक है, मान लेते हैं ये सर्कुलर रॉड हमारा कुछ ऐसा है, और इधर का डाया हमारा है वो 40 mm, और इधर का हमारा डायमीटर जो है वो 20 mm, और टोटल लेंथ जो है वो हमारा 400 है।
तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, गिवन दैट क्या क्या दिया है भाई, D1 दिया हुआ है हमारा 40 mm, D2 दिया है हमारा 20 mm, एल का वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितना 400 mm, और हमारा पी का वैल्यू दिया हुआ है वो 5000 N, और ई का वैल्यू दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁵ N/5 N/m²। ठीक है, मान लेते हैं हमारा डीएल जो है वो एक्सटेंशन ऑफ द बार या रॉड, ये है हमारा। तो डीएल बराबर हो जाएगा हमारा 4PL अपॉन में पाई ई D1 D2, ये हो जाएगा 4 इंटू 5000 इंटू 400 अपॉन पाई इंटू 2.1 इंटू 10⁵ इंटू 40 इंटू 20। ये हो जाएगा हमारा, जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इतना mm। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल आप लोग घर से कर लीजिएगा। इसमें क्या बोलता है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि ई निकालना है हम लोगों को। ठीक है, जो विच टैपर्स यूनिफॉर्मली 30 mm टू 15 mm, दैट मीन्स कि ये हमारा कुछ ऐसा था। 30 mm से कितना हो गया इसका 50 mm हो गया, और लेंथ इसका 350 दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 350। द रॉड इज सब्जेक्टेड टू द एक्सियल लोड ऑफ 5.5 kN, इसमें पी का भी वैल्यू दे दिया है और एक्सटेंशन भी दे दिया है, यानी कि डीएल का भी वैल्यू दे दिया। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर बताइए फिर इसमें दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर रॉड है जो टैपर कर रहा है, यानी कि इसका जो है डायमेंशन चेंज हो रहा है एक साइड से दूसरे साइड जाने में। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज करेंगे, कैसे निकालेंगे इलोंगेशन, देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर अ बार ऑफ कांस्टेंट थिकनेस and uniformly tapering in width, जिसका width जो है एक एंड से दूसरा एंड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वन एंड टू अदर एंड, एज सोन, जैसा हम लोगों को यहाँ पे फिगर में देखने को मिल रहा है। तो मान लेते हैं लेट P इज इक्वल टू द एक्सियल लोड ऑन द बार, L जो है हमारा लेंथ ऑफ द बार, ठीक है, A हो गया हमारा width ऑफ द बिगर एंड, width ऑफ द बिगर एंड, B जो हो गया हमारा width ऑफ द स्मॉलर एंड, E जो हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस मटेरियल, T जो हो गया हमारा थिकनेस ऑफ द बार। ठीक है, यहाँ पे शो करें हम लोग T इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द बार। कोई भी एक सेक्शन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, तो कंसीडर एनी सेक्शन, कंसीडर एनी सेक्शन XX at a distance X from the bigger end, from the bigger end। तो हमारा क्या हो जाएगा विथ, सो विथ ऑफ द बार हमारा सेक्शन पे कितना हो जाएगा, विथ ऑफ द बार एट द सेक्शन XX, ये हो जाएगा हमारा A माइनस रेट ऑफ चेंज A माइनस बी बाय एल इंटू एक्स। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको K मान लेंगे, तो हमारा जो विथ है वो कितना हो जाएगा, A माइनस के एक्स। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा थिकनेस है,
थिकनेस तो हर जगह यूनिफॉर्मली है, तो थिकनेस ऑफ द बार एट द सेक्शन एक्स एक्स ये हमारा टी है। ऑल्सो एरिया ऑफ द सेक्शन ये क्या हो जाएगा हमारा विड्थ इनटू थिकनेस। तो हमारा विड्थ तो आया है a माइनस के एक्स इंटू टी। सो हमारा जो स्ट्रेस है वो सिग्मा वो कितना के बराबर हो जाएगा, लोड अपॉन में एरिया। लोड था हमारा P अपॉन में एरिया कितना आया है a माइनस के एक्स इंटू टी। तो इससे हम लोग एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। एक्सटेंशन जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा स्ट्रेन इंटू डी एक्स। तो स्ट्रेन है हमारा कितना स्ट्रेस अपॉन ई, स्ट्रेस अपॉन ई इंटू में डी एक्स। स्ट्रेस का वैल्यू आया था हमारा ये और इंटू में डी एक्स। और इसी को जब हम लोग 0 टू एल इंटीग्रेट कर देंगे इस वाले वैल्यू को तो हमें इलोंगेशन का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल इलोंगेशन कितना हो जाएगा डी एल जो है वो 0 टू एल पी डी एक्स अपॉन में ई ए माइनस के एक्स टी। तो यहाँ पे पी बाय ए टी ये हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया और ये हमारा अंदर में ऐसा कुछ रह जाएगा। सॉरी, थिकनेस तो कांस्टेंट है। तो जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा वैल्यू आएगा लॉग ऑफ ए माइनस के एक्स 0 टू एल और इनटू में -1/q। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस पी बाय ई टी के और लॉग ए माइनस के एल माइनस में लॉग ऑफ ए। तो जब हम लोग इसमें के का वैल्यू रख देंगे, के का वैल्यू क्या था हमारा उधर गया, हाँ ए माइनस बी बाय एल अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे ए माइनस बी बाय एल तो हमारा जो डी एल का वैल्यू है वो कुछ ऐसा आ जाएगा लॉग ऑफ ए बाय बी। आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, नोट्स को आप लोग ना फ्रेश बनाइएगा पूरा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। एक हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अ रेक्टेंगुलर बार मेड अप ऑफ 2.8 मीटर लॉन्ग एंड 15 mm थिक। ठीक है, the rod is subjected to an axial tensile load of 40 kilonewton. The width of the rod varies from the 75 mm at one end to the 30 mm at the other end. Find the extension, यानी कि हम लोगों को डेल्टा एल डी एल की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को दिया क्या क्या चीज़ें, सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। गिवन डेटा में क्या क्या 2.8 मीटर हमारा क्या है इस बार का लंबाई है, तो इसको हम लोग जब mm में चेंज करेंगे तो इतना आएगा, 1000 से इंटू करेंगे। थिकनेस दिया हुआ है 15 mm, पी का वैल्यू दिया हुआ है 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन और ए का वैल्यू दे दिया है 75 mm, बी का वैल्यू दे दिया है 30 mm, ई का वैल्यू भी दे दिया हमारा 2 इंटू 10⁵। तो अब सीधा सिंपल फार्मूला पे हम लोग निकाल लेंगे डी एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन में ई टी ए माइनस बी लॉग ए बाय बी। तो वैल्यूज जब इसमें बैठा देंगे और कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर कुछ हमारा 2 इंटू 10⁵, 15, 75 माइनस 30 लॉग 75/30। ये लॉग ऑफ बेस ई है, ये याद रखिएगा। तो हमारा आंसर इतना आएगा 0.767। ये अगला सवाल आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा और ग्रुप में आंसर जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट
सेक्शन। तो कंपोजिट सेक्शन होता है क्या, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग दो मटेरियल्स को मिला करके मतलब कि नया मटेरियल्स बना लेते हैं। दो दो बार हो गया इक्वल लेंथ का, या फिर दो अलग अलग मटेरियल्स का हम लोग क्या करते हैं उसको ज्वाइन कर लेते हैं और उसको एक्ट एज अ सिंगल बार। यानी कि a composite section or a bar is the bar made up of two or more bars of equal length but of the different materials। ठीक है, अलग अलग मटेरियल का होगा ये, rigidly fixed with each other and behaving as a one unit। और वो कैसा काम करेगा, एक यूनिट के जैसा। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक स्टील का बार है, सेम लेंथ का हम लोग कॉपर का बार को ले लिए और दोनों को हम लोग अच्छे से चिपका दिए। ठीक है, तो अब ये एक यूनिट के जैसा काम कर रहा है। इस पे हम लोग चाहें तो लोड लगा सकते हैं। ठीक है, और ये या तो कंप्रेशन या तो इसमें हमारा एक्सियल लोड में टेंशन वगैरह काम कर रहा है। ठीक है, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन द माइंड, क्या हम लोग बात ध्यान में रखेंगे। द एक्सटेंशन और द कंप्रेशन इन ईच बार इज इक्वल। दैट मीन्स कि जो स्ट्रेन है ना वो दोनों बार में इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों रिजिडली फिक्स है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी सेम अमाउंट में दूसरे को बढ़ाना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे स्टील अगर बढ़ना चाहेगा तो वो कॉपर कितना भी रजिस्ट करे तो वो भी उसके साथ साथ में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेन का वैल्यू दोनों में सेम अमाउंट आएगा। अगर 5 mm हमारा स्टील बढ़ता है तो हमारा 5 mm कॉपर भी बढ़ेगा। और total external load on the composite bars is equals to the sum of the load carried by the each different material। इसमें क्या होगा ना कि अलग अलग जैसे मटेरियल है, यहाँ पे स्टील है तो हो सकता है कि वो P1 लोड कैरी करे और हमारा जो कॉपर है हो सकता है कि वो P2 लोड कैरी करे। लेकिन हमारा जो टोटल एक्सटर्नल लोड होगा वो इन्हीं दोनों का समीशन होगा। ठीक है, इक्वली नहीं, क्योंकि देखिए मटेरियल अलग अलग है तो यहाँ पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो मटेरियल्स में अलग अलग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एनालिसिस ऑफ द कंपोजिट सिस्टम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा इसमें। यहाँ पर हम लोग लेट P इज इक्वल टू टोटल लोड ऑन द कंपोजिट का। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारा कंपोजिट बार 1 और 2 है और इस पे टोटल लोड हमारा P लग रहा है। L जो है हमारा लेंथ ऑफ द बार, लेंथ ऑफ द कंपोजिट। A1 हो जाएगा हमारा, A1 जो है हमारा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार 1 और A2 को हम लोग मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार 2। इसी तरह से हमारा E1 जो है वो यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, किसका, तो बार 1 का। और E2 जो है वो यंग्स मॉडुलस हो जाएगा बार 2 का। अब मान लेते हैं सिग्मा 1 जो है हमारा वो स्ट्रेस इंड्यूस इन द बार 1, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन बार 1। और सिग्मा 2 जो हो जाएगा वो हमारा स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन बार 2। इसमें पी लोड के कारण जो है हमारा वो P1 P2 में चेंज हो जाएगा। तो P1 के कारण जो हमारा स्ट्रेस जो बार 1 में आएगा तो उसको सिग्मा 1 मान लिए हम लोग और सिग्मा 2 मान लिए जो P2 के कारण आएगा। ठीक है, तो टोटल लोड जो है हमारा P जो है वो P1 प्लस P2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग स्ट्रेस इन बार 1 करें, स्ट्रेस इन बार 1 also the stress in bar 2 सेम निकाल लेंगे। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू P1 अपॉन में A1। तो हमारा जो P1 का वैल्यू आएगा वो सिग्मा 1 इंटू में A1। और सिमिलरली हमारा सिग्मा 2 जो होगा वो P2 अपॉन में A2 होगा। तो इससे हमारा P2 का वैल्यू आया सिग्मा 2 A2। ठीक है, तो इसी का वैल्यू जब हम लोग टोटल लोड के फॉर्मूला में रखेंगे यानी कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 में,
P1 P2 का वैल्यू रखेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ऑल्सो स्ट्रेन जो होगा हमारा इन बार वन कितने के बराबर हो जाएगी, और स्ट्रेन इन बार टू कितना के बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन वन इज इक्वल्स टू सिग्मा वन अपॉन में ई वन, और ये एप्सिलॉन टू जो हो जाएगा हमारा सिग्मा टू अपॉन में पी टू। और हम लोगों को पता है क्या कि अभी हम लोग बात किए थे कंपोजिट सेक्शन का कंसेप्ट में स्टार्टिंग में, कि हमारा जो स्ट्रेन है वो हर बार में इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारा जो ये एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू का वैल्यू है वो बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा वन बाय ई वन इज इक्वल्स टू सिग्मा टू बाय ई टू होगा। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा वन बाय सिग्मा टू इज इक्वल्स टू ई वन बाय ई टू। ये ई वन बाय ई टू को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर रेशियो। तो मॉड्यूलर रेशियो का डेफिनेशन लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ ई वन बाय ई टू is called the modular ratio of the first material to the second material। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल दिया हुआ है हम लोगों को कि एक स्टील रॉड है जिसका 30 डायमीटर है, is enclosed centrally in the hollow copper tube। एक कॉपर ट्यूब है हमारे पास में, ये मान लेते हैं ये पूरा खाली है, अंदर से क्या है, खाली है। इसी के अंदर में हम लोग क्या किए हैं, एक स्टील के रॉड को भर दिए। ठीक है, तो ये जो हॉलो कॉपर ट्यूब है उसका एक्सटर्नल डाया है हमारा 50 और इंटरनल डाया है हमारा 40 और ये जो कंपोजिट बार बना है उसको हम लोग 45,000 न्यूटन के फोर्स से सब्जेक्ट कराएं। दैट मीन्स कि उस पर हम लोग 45,000 न्यूटन का फोर्स लगाएं, और मान लेते हैं कि हमारा जो ये लेंथ है हमारा 150 mm। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहला सवाल बोलता है कि द स्ट्रेस इन द रॉड एंड द ट्यूब कितना आएगा, उसका वैल्यू निकालना है। दूसरा बोलता है क्या कि लोड कैरिड बाय इच बार, कितना लोड एक बार कैरी कर रहे हैं, यानी कि P1 और P2 का वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन लिखिए। यहाँ अगर ds की बात करें तो कितना है 30 mm, और इसी का एरिया ऑफ स्टील की बात करें तो कितना आएगा 5/4, 30 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 706.86 mm²। और हमारा अगर कॉपर का बात करें तो इसका D1 हमारा दिया हुआ है 50 और D2 दिया हुआ है 40। तो हमारा AC जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/4, 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। ये हो जाएगा सेम वैल्यू रहेगा, सॉल्व करके देखिएगा आप। एक्सियल पुल ऑन द बार ये कितना हो जाएगा, हम लोगों को दिया हुआ है P इज इक्वल टू 45,000 न्यूटन, L का वैल्यू दिया हुआ है वो 150 mm, ES का वैल्यू दिया हुआ है वो 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm², और EC का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 110 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। तो हम लोग लिखते हैं स्ट्रेस इन द रॉड एंड ट्यूब। तो हम लोगों को पता है कि दोनों में स्ट्रेन जो है वो बराबर आएगा, यानी कि हमारा जो एप्सिलॉन एस है वो एप्सिलॉन सी के बराबर होगा। तो सिग्मा एस अपॉन में ई एस इज इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन में ई सी। इससे हमारा वैल्यू जो है वो सिग्मा एस का निकला कितना, तो ई एस अपॉन में ई सी इंटू में सिग्मा सी। इसका वैल्यूज को पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो एक रिलेशन हम लोगों को मिल जाएगा। ये आएगा 1.909 पर सिग्मा सी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया ना। सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए होता है हमारा, तो पी जो है यहाँ पे सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो सिग्मा एस इंटू में ए एस
प्लस सिग्मा सी इंटू में ए सी जो है हमारा पी के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा P1 हो गया और ये हमारा P2 हो गया। तो इन दोनों का जो समेशन है वो हमारा टोटल लोड के बराबर होगा, पी के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सिग्मा एस का वैल्यू हमारा कितना आया था? सिग्मा एस का वैल्यू आया था ये 1.909 सिग्मा सी, और इनटू में हमारा कितना हो जाएगा 706.86, प्लस में सिग्मा सी इंटू 706.86। तो सिग्मा सी का वैल्यू आएगा हमारा इतना सॉल्व करने पे, और हमारा जो सिग्मा एस का है वो वैल्यू आ जाएगा 41.77 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा सी का वैल्यू को इसमें पुट करिएगा तो सिग्मा एस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। दूसरा सवाल इसमें था कि लोड कैरिड बाय ईच बार। ये जो है पी एस बराबर हो जाएगा सिग्मा एस इंटू ए एस कर लेंगे तो हमारा वैल्यूज आ जाएगा। अगर पी सी निकालना है तो सिग्मा सी इंटू में ए सी कर देंगे तो हमारा वैल्यूज आ जाएगा। या फिर पीसी को अगर निकालने के लिए हम लोग टोटल लोड माइनस पी एस भी कर लेंगे तो भी हमारा वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, बताइएगा कितना आता है। आगे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। टेम्परेचर स्ट्रेस आर द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर। मान लेते हैं कि हमारा एक बार है और ये इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। हम लोगों को पता है क्या कि जब किसी भी चीज मेटल को हीट किया जाएगा तो वो क्या होगा, इलोंगेट होगा, वो बढ़ेगा। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग वही बात कह रहे हैं कि टेम्परेचर स्ट्रेस और द स्ट्रेस इंड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने के कारण जो भी स्ट्रेस हमारे बॉडी में आएगा तो उस स्ट्रेस को हम लोग टेम्परेचर स्ट्रेस बोलेंगे। टेम्परेचर स्ट्रेस आर सेट अप इन अ बॉडी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज रेज्ड या लोअर। हम लोग जब भी किसी मटेरियल का टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस आएगा। और उस समय अगर हम लोग बॉडी को रिजिडली फिक्स्ड कर दें, दैट मीन्स कि ना उसको बढ़ने दें ना घटने दें, तभी मतलब कि उसमें ये जो टेम्परेचर स्ट्रेस है वो इंड्यूस होगा। और अगर एक बात हम लोग नोट करेंगे कि इफ द बॉडी इज अलाउड टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली नो स्ट्रेस विल बी सेट अप इन द बॉडी। अगर वो बॉडी को हम लोग जैसे मान लेते हैं ये है बॉडी, इसको हम लोग कहीं पे फिक्स नहीं किया, बस इसको हीट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होगा। तो इसके अंदर में जो है ना हमारा स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा जब तक हम लोग इसको रोकेंगे नहीं, फिक्स नहीं करेंगे कि हाँ तुम्हें नहीं बढ़ना है। तो इसके अंदर में क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा जिस वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा। आगे बात करते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ द थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कंसिडर अ बॉडी विच इज हीटेड। ठीक है, एक बॉडी को कंसिडर करेंगे हम लोग जो जिसको हम लोग एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करें। एंड लेट एल जो है हमारा ओरिजिनल लेंथ है, टी जो है हमारा राइजिंग टेम्परेचर है, पी जो है हमारा यंग्स मॉडुलस है, अल्फा जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और डेल्टा एन को मान लेते हैं हम लोग एक्सटेंशन ऑफ रॉड ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। तो अगर हम लोग रॉड को फ्री टू एक्सपैंड रखें, रॉड इज फ्री टू एक्सपैंड, तो उस समय जो हमारा डेल्टा एल का वैल्यू आएगा वो ऐसा कुछ आएगा अल्फा टी एल। तो मान लेते हैं हमारा जो ए बी है वो ओरिजिनल लेंथ है, और बी बी डैश जो है हमारा क्या है,
increase in length due to temperature rise. Now suppose an external compressive force, हम लोग इसमें P अप्लाई किए, ठीक है, applied to B dash so that the length of the rod is decreased from this value L plus alpha TL से हमारा जो है वो लेंथ L वापस हो गया, ठीक है, L में चेंज हो गया। पहले क्या करें हम लोग, फिर से कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारा जो एक बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं ए बी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना लिए जिसका लेंथ हमारा एल। इसको क्या करें तो हम लोग हीट किए, हीट करने से क्या हुआ कि ये हमारा बढ़ गया, फ्री टू एक्सपेंड था तो कितना बढ़ गया, तो हमारा डेल्टा एल बढ़ गया डी एल। और डी एल का जो वैल्यू था हमारा वो था अल्फा इंटू टी इंटू एल। नेक्स्ट सिनेरियो में हम लोग क्या किए कि इसमें हम लोग फोर्स लगाएं पी, और इस पी को हम लोग तब तक लगाते रह गए जब तक ये वापस से ओरिजिनल शेप में नहीं आ गया, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हमारा जो है कंप्रेसिव स्ट्रेन वो हो जाएगा हमारा डिक्रीज इन लेंथ, हमारा लेंथ में जो डिक्रीज हुआ वो अपॉन अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो अभी कितना डिक्रीज हुआ, तो अल्फा टी एल, ओरिजिनल लेंथ कितना था, तो एल प्लस अल्फा टी एल। तो यही हमारा जो अब कैसा चेंज हो गया बाय एल, ये हमारा आ जाएगा अल्फा टी, समझ में आया। लेकिन अगर बात करें हम लोग स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन जो है वो हमारा ई के बराबर होता है, तो जिस वजह से हमारा जो स्ट्रेस है वो ई इंटू स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेन का वैल्यू हमारा कितना आया अभी, कंप्रेसिव स्ट्रेन अल्फा टी, तो अल्फा टी इंटू ई हो जाएगा हमारा स्ट्रेस का वैल्यू। और हम लोग जानते हैं क्या कि लोड या फिर थ्रस्ट का वैल्यू, थ्रस्ट ऑन द रॉड, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस आया हमारा अल्फा टी ई, और इनटू में एरिया कर लेंगे तो हमारा लोड का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगला केस देखते हैं कि इफ एंड्स आर फिक्स्ड, एंड्स आर फिक्स्ड, अगर एंड को फिक्स कर लिए तो हमारा जो एक्सपेंशन है वो प्रिवेंट हो जाएगा, एक्सपेंड नहीं करेगा। एक्सपेंड नहीं करेगा तो उस सिनेरियो में हमारा जो थर्मल स्ट्रेन है एप्सिलॉन, वो एक्सटेंशन प्रिवेंटेड, कितना एक्सटेंशन प्रिवेंट किया वो अपॉन में हमारा ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। तो हमारा एक्सटेंशन था डेल्टा एल और अपॉन में एल, तो डी एल का वैल्यू था ए टी एल, सॉरी अल्फा टी एल अपॉन में एल, तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा इंटू टी। उसी तरह से हम लोग थर्मल स्ट्रेस की बात करें सिग्मा की, तो ये थर्मल स्ट्रेन इंटू में ई, तो हमारा कितना आएगा अल्फा टी ई। एक सवाल देखते हैं, अ रॉड इज 2 मीटर लॉन्ग, एक रॉड है जो 2 मीटर लंबा है एट अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द रॉड, कितना ये बढ़ जाएगा जब टेम्परेचर को हम लोग 80 डिग्री पे रेज कर लेंगे, ठीक है। और इफ द एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड, जब अगर हम लोग एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर देंगे तो फाइंड द स्ट्रेस इंड्यूस इन द मटेरियल, कितना स्ट्रेस आएगा उसमें वो बताना है हम लोग। ई का वैल्यू दिया हुआ है हमारे, और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। सॉल्यूशन लिखते हैं, एल का वैल्यू है 2000 एम, हमारा T1 दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो चेंज इन टेम्परेचर T है वो हो जाएगा T2 माइनस T1, ये हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। ई का वैल्यू दिया हुआ है 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर,
एक मिनट, न्यूटन नहीं दिया हुआ, एमएन दिया हुआ, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको जब चेंज करेंगे हम लोग तो 10⁵ इंटू 10⁶ हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए थर्मल स्ट्रेस लिखता हूँ। थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला भी देखे थे हम लोग कि अल्फा टी होता है। अल्फा का वैल्यू हमारा 0.000012 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 70 डिग्री और 10⁻11, ये आ जाएगा हमारा 84 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो आएगा हमारा 84 न्यूटन पर एम स्क्वायर। दूसरा नंबर एक्सपेंशन की बात करेंगे तो एक्सपेंशन ऑफ द रॉड ये बराबर हो जाएगा अल्फा टी एल के 0.000012 इंटू में 70 इंटू में 200, तो ये आ जाएगा हमारा 0.168 सेंटीमीटर। ठीक, आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लेटरल शियर स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो, यूनिएक्सियल बाईएक्सियल ट्राइएक्सियल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम, बल्क मॉडुलस, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और अगला लेसन, हाँ, अगला सेशन जो होगा हमारा वो लास्ट सेशन होगा मॉड्यूल 2 का। थैंक यू।